आपके साथ में हूं अमित रतूड़ी। आप देख रहे हैं HNN 24/7। बात करेंगे राज्य सरकार की, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा पिछले 3 साल में काम किए गए हैं, क्या कुछ उनकी विफलताएं रही हैं। अगर बात हम करें जो यहाँ पे विपक्षी दल है कांग्रेस, वो किस तरीके से आने वाली चुनौतियों के लिए वो उसका रोड मैप है, प्लान है, इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना जी। सर, सवाल पहले यहीं से शुरू करेंगे। 2022 के चुनाव के बाद चूँकि 3 साल सत्ता पक्ष को हो चुके हैं, तो आप किस तरीके से उनके कार्यकाल को देखते हैं? क्या कुछ उनकी जो काम होने चाहिए थे लगता है आपको वो नहीं हुए हैं धरातल पर, और क्या कुछ आप लोगों की तरफ से उन चीज़ों को लेकर जनता में जाया जा रहा है? देखिए, 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और 2022 से लेकर 2023, 24, 25 3 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में पूरा हो गया। इससे पहले 5 साल वो भाजपा ही सत्ता में रही। तो अगर हम बात करेंगे तो 8 साल की बात करेंगे कि 8 वर्ष में इस राज्य में जो जनता के सवाल थे, जो जनता की समस्याएं थी, जो राज्य का विकास था, जो राज्य के बेरोजगार थे, जो राज्य की महिलाएं थी, जो राज्य के युवा थे, इन सारे विषयों पर इस सरकार ने 8 वर्षों में क्या किया। पूरे प्रदेश में आज बेरोजगारी चरम पर है। राज्य निर्माण से लेकर अब तक 25 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही जो आज इस राज्य में है। पूरे प्रदेश के अंदर तमाम विभाग, पुलिस आप ले लें, प्रदेश के अंदर 40% पुलिस एलोकेशन कम है, 40%। थानों में, चौकियों में पुलिस के सिपाही नहीं है, चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर चौपट है। इस कारण पुलिस में भर्ती नहीं। राज्य सरकार का कोई विभाग आप ले लें, PWD से लेकर के, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के, इरिगेशन से लेकर के, विद्युत विभाग से लेकर के, राज्य का सिंचाई विभाग, कोई विभाग आप उठा लें, पिछले 8 वर्षों में कितनी भर्ती हुई? राज्य के अंदर भर्तियां बंद है। राज्य की सरकार में 22,500 उपनल कर्मचारी ना हो तो राज्य की सरकार का काम ना चले। स्वास्थ्य विभाग उपनल कर्मचारियों की बदौलत चल रहा है, शिक्षा विभाग आधा उपनल कर्मचारियों की बदौलत चल रहा है। प्रदेश के अंदर पुलिसिंग PRD के भरोसे हो रही है, होमगार्ड के भरोसे हो रही है। तो राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और सरकारी जो कार्यालय हैं, सरकारी विभाग हैं, उनमें नियुक्तियां बंद है। प्रदेश के अंदर महिलाओं की बात करें, आज महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जो मामले हैं, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं और पूरे देश में जो हिमालयी राज्य हैं, जो हिल स्टेट्स हैं, उनमें उत्तराखंड सबसे चरम पर, सबसे नंबर 1 पे, पहले पायदान पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसके ये आंकड़े हैं। और उस पर तुर्रा ये कि अधिकांश महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले में, यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और अब तो सबसे बड़ा महापाप ये हो गया कि राज्य में नहीं, पूरे देश के अंदर आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। ध्वजवाहक बनते हैं सनातन धर्म के ये, और सनातन धर्म में हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य, जिनकी परंपरा में पूरा सनातन धर्म इस समय चल रहा है, उन शक्ति है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस धरती में पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी ने यह हालत कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पद पर रही वरिष्ठ नेता, वो अपनी 13 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करवाती है, बलात्कार करवाती है। इससे बड़ा महापाप सल्ट में, चंपावत में, शंतरशाह में, काशीपुर में, उधम सिंह नगर में, तमाम मामलों में बच्चियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न के और अपराध के मामले हैं, उसमें बीजेपी के पदाधिकारी, दायित्वधारी, अभी सजा हुई अंकिता भंडारी के मामले में। पुलकित आर्य, वो RSS और बीजेपी के परिवार का, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी की सरकार में दायित्वधारी, ये हालत महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में राज्य में, ये बीजेपी के में हो रहा है। खनन है,
पूरे प्रदेश के अंदर हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम सवाल उठाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, सांसद हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार के, वो लोकसभा में 2-2 बार कहते हैं कि मेरे राज्य में उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, योग्यतम विधायकों में से एक हैं, वो स्वयं जाकर के अवैध खनन की ट्रॉलियां और ट्रक पकड़ रहे हैं। पुलिस को कह रहे हैं कि आप अवैध खनन करवा रहे हो। राज्य में शराब की ओवर रेटिंग हो रही है, शराब की बोतल में जो दाम छपा हुआ है उससे ज्यादा में शराब बिक रही है। 25 करोड़ रुपए का व्यापार अवैध वसूली, ये ओवर रेटिंग में शराब से हो रही है प्रदेश के अंदर। आप पूछ रहे 3 साल में क्या हुआ? 3 साल में वो हुआ जो आज तक उत्तराखंड में हुआ ही नहीं। इतना अपराध महिलाओं के खिलाफ, इतना भ्रष्टाचार, भूमि घोटाला, सरकार की भूमि सरकार खुद खरीद रही है, सरकार जमीन, और खुद लैंड यूज चेंज करवा रही है। उसकी कीमत 15 करोड़ और लैंड यूज चेंज कराने के बाद उसकी कीमत 54 करोड़ सरकार खुद ही खरीद रही है, खुद ही उसका भू उपयोग चेंज कर रही है। इतना बड़ा भू घोटाला जिसमें 2 IAS और 1 PCS समेत 12 लोग सरकार को निलंबित करने पड़ जाएं, ये भ्रष्टाचार है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है प्रदेश। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जो विपक्षी पार्टी यानी जो आप कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ राजनीति कर रही है इन सारे विषयों पर, इन समस्त जो विषय हैं जिनको आप चाहे यौन उत्पीड़न का जो मामला हमने देखा हरिद्वार का हो या अन्य जो मामले हैं जिनको आप सड़कों उतरते संघर्ष करते हुए, तो वो कहती है कि ये राजनीतिकरण कर रही है। 13 साल की बच्ची से बलात्कार करवा रही है बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उस पर मैं राजनीति कर रहा हूं अगर मैं बयान दे रहा हूं? पुलकित आर्य बीजेपी का दायित्वधारी परिवार, RSS का परिवार, उसको सजा कर रही है कोर्ट, उसमें मैं कह रहा हूं कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय होना चाहिए, तो मैं या कांग्रेस राजनीति कर रही है? 15 करोड़ की जमीन आप 54 करोड़ में खरीद रहे हो। 2 IAS और 1 PCS समेत 1 दर्जन अधिकारी मुख्यमंत्री को सस्पेंड करने पड़ रहे हैं। उस पर बीजेपी कह रही है, महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूं। पूरे प्रदेश के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ऑन पेपर्स है, रिटन ऑन द वॉल्स, दीवार पे लिखा हुआ है सामने। अंकिता भंडारी दीवार के पूरे प्रदेश की मात्र शक्ति सड़कों पे उतर आई, तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर आप कहते हो हम ये राजनीति कर रहे हैं तो ऐसी राजनीति हम रोज करेंगे। आप मानते हैं सर, जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं, जो उनकी कथनी और करनी है उसमें पूरा तरीके से अंतर देखने को मिलता है? बेशक बेशक, इट इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस इन विच देयर इज करप्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस जिसमें पार्टी की एक महिला अपनी बच्ची से ही यौन शोषण उसका करवाती है। पार्टी विद अ डिफरेंस है क्योंकि इस प्रदेश के अंदर सरकार का तंत्र अपने को खुद ही चूना लगाता है। 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदता है। इट इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। कथनी और करनी में तो अंतर है ही। कथनी तो उनकी क्या है कि हम संस्कारों वाली पार्टी है, हम संस्कृति वाली पार्टी हैं, हम सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। और करनी क्या है? रावण वाली, कंस वाली, महापापियों वाली, महिषासुर वाली, शूर्पणखा वाली, ये करनी है। और कथनी क्या है कि हम सबसे बड़े धार्मिक हैं। अगर हम देहरादून की बात करें, एलिवेटेड रोड को लेकर कल हम बात करें तो हरीश रावत की हमने 2016 में एक्ट बनाया था, लेकिन अब जो है उसके बाद सरकार को चाहिए था कि जो लोग हैं जो उसके दायरे में आ रहे हैं उनको लेकर एक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से एलिवेटेड रोड के नाम पर, बनाने के नाम पर विकास हो, लेकिन जिस तरीके से विकास के नाम पर लोगों को जाने काम करे, तो कहीं ना कहीं ये न्यायोचित नहीं है? एलिवेटेड रोड के मामले में और मलिन बस्तियों के मामले में हमारा सबसे पुराना संगठन उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद बहुत जल्दी इस पे एक्शन प्लान बना रहा है। एलिवेटेड रोड के मामले में कांग्रेस पार्टी किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो दूसरी चीज़ अगर हम बात करें सरकार की, अगर हम बात करें जिस तरीके से अगर बीजेपी के खुद ही जो तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं, विधायक, वो कह चुके हैं कि अफसरशाही हावी है। आप मानते हैं कि बीजेपी में अफसरशाही वाकई में हावी है? क्योंकि जो काम होते हैं वो हो नहीं रहे हैं। चाहे हम विनोद चमोली का बयान देखें या मुन्ना सिंह चौहान का बयान देखें, त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कह चुके हैं, इस टाइप बहुत सारे इस तरह से बयान उनके तरफ से सामने आ चुके हैं। पॉलिसी पहले से जो होता है लकवाग्रस्त,
राज्य में तंत्र लकवाग्रस्त हो चुका है और लकवाग्रस्त जब तंत्र हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए इस पार्टी को और इस सरकार को अब जाना ही होगा, कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। तंत्र तभी नहीं चलता जब सरकार निकम्मी हो जाती है, जब सरकार के लोग नियंत्रण खो देते हैं। अगर विधायक ये कह रहे हैं, अगर मंत्री ये कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो इनको विधायक और मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। जनता ने गलती से इनको चुन लिया था, अब इनको बाहर का रास्ता जनता ही दिखाएगी। इस सरकार को जाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। चारधाम यात्रा चल रही है, पिछले साल की अगर हम बात करें आंकड़ों की, उसमें आंकड़े जरूर बढ़े लेकिन उसमें तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। इस बार सरकार कह रही है कि हम इस तरीके से हम अव्यवस्थाएं नहीं होंगी। उन्होंने ऑनलाइन उसका परमिट उस ऑनलाइन के लिए भी किया है व्यवस्था। दूसरी तरफ हम बात करें, चूँकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पास पूरा दायित्व है, लेकिन जिस तरीके से पर्यटन मंत्री सिर्फ देहरादून में रहकर ही विभागीय बैठकें कर रहे हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को नहीं करनी चाहिए? इस तरह की चीज़ें धरातल पर आपको उतरना चाहिए व्यवस्थाओं देखने के लिए। देखिए, पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद हमको ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में पर्यटक जा नहीं रहा, तीर्थयात्री कम जा रहा है। वैष्णो देवी जैसा बड़ा तीर्थ वहाँ, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और पिलग्रिमेज दोनों कम हुआ। हमको ये उम्मीद थी कि उत्तराखंड में इस बार पिछले वर्ष के तुलना में तीर्थयात्री भी ज़्यादा आएंगे, पर्यटक भी ज़्यादा आएंगे। पहले पखवाड़े में 31% यात्रियों की कमी आई और पहले महीने में जो आंकड़ा आया है वो 12% यात्री कम आया है। हम कोई भी नकारात्मक बात नहीं करना चाहते, हम देश भर के यात्रियों से कहना चाहते हैं उत्तराखंड में बहुत अच्छा वातावरण है, समय उत्तराखंड आए, तीर्थयात्री बढ़ें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन राज्य की सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, शायद सरकार कहीं ना कहीं उसमें चूक गई, प्रचार में, व्यवस्थाओं में, जिसके कारण यात्रियों के आने की गति अभी तक धीमी है। फिर से एक सवाल आता हूँ मैं कि भ्रष्टाचार को लेकर बड़े कुछ नेता हैं बीजेपी के, जिनको आप जानते ही हैं कि कैबिनेट मंत्री किस स्तर के नेता पर जो है आरोप लगे हैं आयसरी संपत्ति का विजिलेंस जांच होनी चाहिए। आप लोगों ने भी कई धरना प्रदर्शन किए लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। मानते हैं कि सरकार वाकई में जो कहती है वो नहीं होता है, और इस चीज़ से कहना है कि आम जनता के बीच एक मैसेज आ रहा है कि वाकई में जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो जायज़ है। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई? जो नंगे हो गए, जिन्होंने चौराहे पे कपड़े उतार दिए, उनका आप क्या करिएगा? उनका भी एक ही तरीका है, सरकार उनकी जाए, जनता उनको विदा करे और कांग्रेस की सरकार आय से अधिक के मामले हों, भ्रष्टाचार के मामले हों, कांग्रेस की सरकार जिस दिन इस राज्य में आएगी, हम सारी व्यवस्थाएं भी ठीक करेंगे और सारे भ्रष्टाचारियों को नापेंगे। पंचायत चुनाव प्रशासन का हवाला किया गया, अध्यादेश राजभवन ने लौटा दिया। सरकार बार बार ये कह रही कि हम तैयार हैं, चुनाव जब निर्वाचन आयोग उसकी तिथि घोषित करेगा हम उसके बाद अब सब चीज़ें शुरू हैं उसके लिए करने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन अभी भी उस चीज़ पर कार्रवाई काम नहीं हो रहा है। ये सर्वविदित है कि राज्य का जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य की सरकार के इशारे पर ही काम करता है। वो मेरी सरकार हो, वो बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है राज्य में चुनाव करवाना, समय पर चुनाव करवाना। इन्होंने निकाय चुनाव भी लेट कराए और अब ये पंचायत चुनाव से भी भाग रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी का तो चुनाव कराने का मन ही नहीं होता। इनका बस चले तो देश में चुनाव ही ना करवाएं, हमेशा के लिए घोषित कर दें किसी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। इसलिए पंचायत चुनाव इनको करवाने चाहिए। इस समय संवैधानिक संकट खड़ा है और संवैधानिक संकट ये है कि ना प्रशासक हैं और ना चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो है कौन? लावारिस पड़ी हुई हैं पंचायतें। राज्य में ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय लावारिस की स्थिति में है और इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसकी कथनी और करने में अंतर है, किस तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये बताया कि आने वाले जो चुनाव होंगे 2027 में, तो उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे और आने वाले चुनाव में जो भी जन समस्या होंगी उसको लेकर वो सड़कों पर लगातार उतरते हुए नजर आएंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ अमित रतूड़ी, H24/7।